इश्क जब जिद बन जाए पार्ट 14। शौर्य की आंखों में उलझन, गुस्सा और दर्द सब कुछ एक साथ झलक रहा था। दक्ष की आखिरी बातों ने जैसे उसके अंदर के तूफान को और भी बढ़ा दिया था। उसने पीहू के हाथ को धीरे से अलग किया और ठंडी मगर बेहद सख्त आवाज में कहा, अगर ये बस शुरुआत है तो अंजाम भी मैं तय करूंगा। दक्ष ने हल्की हंसी के साथ सिर झुकाया। अंजाम? क्या अब भी मुझसे लड़ने की सोच रहे हो शौर्य? उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह शौर्य के गुस्से का ही इंतजार कर रहा हो। शौर्य एकदम से आगे बढ़ा। उसकी आंखें सीधे दक्ष की आंखों में थीं। लड़ाई तब होती है जब दुश्मन बराबरी का हो। उसने हल्के से सिर झुकाकर फुसफुसाया, पर तुम्हारे लिए दक्ष मेरे पास सिर्फ नफरत है। हॉल में पसरा सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। नेत्रा जी ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, मगर शौर्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, आपने मुझसे मेरा बचपन छीना, मेरी सच्चाई छुपाई और अब आप चाहती हैं कि मैं इसे यूं ही स्वीकार कर लूं। उसकी आवाज में तीखा दर्द था। ये सच तुम्हें जितना भी बुरा लगे शौर्य, पर इसे बदला नहीं जा सकता। दक्ष की आवाज बेहद शांत थी, मगर उसमें एक चुभन भी थी जो शौर्य को अंदर तक हिला गई थी। शौर्य ने गहरी सांस ली और अपने जबड़े भींचते हुए कहा, अगर तुम इतने सालों बाद लौटे हो तो सिर्फ इस सच को कहने के लिए? तुम्हारा कोई और मकसद है दक्ष? और मैं ये पता लगा कर ही रहूंगा। दक्ष ने हल्की हंसी के साथ सिर झुकाया। मुझे खुशी है कि तुम इतने समझदार हो शौर्य। फिर उसने एक लंबा ठहराव लिया, पर अफसोस तुम अभी मेरी चालों को समझने के लिए तैयार नहीं हो। शौर्य की आंखें सिकुड़ गई थी। मतलब? दक्ष ने जेब से एक पुराना कागज निकाला और उसे शौर्य की ओर बढ़ाया। इस घर का मालिक अब मैं हूँ शौर्य। हॉल में जैसे बम फट गया था। शौर्य ने झपटकर कागज छीना और उस पर नजर डाली। ये कानूनी दस्तावेज था। सिंघानिया मेंशन और बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी अब दक्ष के नाम थी। ये झूठ है, शौर्य ने गरज कर कहा। दक्ष ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, झूठ नहीं शौर्य, ये तो बस तुम्हारे हारे हुए खेल की शुरुआत है। पीहू ने घबराकर शौर्य की ओर देखा, जिसने गुस्से से कागज को मोड़कर अपनी मुट्ठी में भींच लिया था। मैं ये कभी स्वीकार नहीं करूंगा दक्ष। ये घर, ये बिजनेस, ये सब मेरा है। तुम्हारा था शौर्य, दक्ष ने धीरे से जवाब दिया। अब नहीं। शौर्य की सांसें तेज हो गई थी। उसका खून खौलने लगा था। मगर इससे पहले कि वह कुछ कहता, दक्ष ने एक और कागज निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ, अगर तुम ये सब वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। शौर्य की मुट्ठी में भींचे कागज कांप रहे थे। उसकी आंखों में नफरत की लपटें साफ साफ झलक रही थी। पीहू ने हल्के से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर उसने झटक दिया था। उसकी नजरें दक्ष पर टिकी हुई थी, जो अब भी अपनी ठंडी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ था। शर्त? शौर्य ने गहरी आवाज में दोहराया। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारी कोई शर्त मानूंगा? दक्ष ने एक लंबी सांस ली और कागज को हवा में लहराते हुए कहा, अगर तुम्हें सब कुछ वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे अपना बड़ा भाई और इस घर का मालिक मानना होगा शौर्य। हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे। पीहू ने आंखें चौड़ी कर ली और नेत्रा जी ने अपनी माला को कसकर पकड़ लिया था। लेकिन इससे पहले कि शौर्य कुछ कहता, एक भारी गूंजती हुई आवाज ने पूरे हॉल को हिला दिया था। किसने कहा कि तुम इस घर के मालिक हो दक्ष? सभी की नजर दरवाजे की ओर मुड़ी। वहाँ एक प्रभावशाली रौबदार व्यक्ति खड़ा था। विक्रम सिंघानिया। उम्र का अनुभव उनके चेहरे पर झलक रहा था, मगर उनकी आंखों में वही स्टील जैसी ठोस धार थी जो उनके बेटों में भी दिखती थी। डैड? शौर्य की आवाज में झटका था और दक्ष का चेहरा पहली बार मुस्कान से रहित हुआ। विक्रम धीमे कदमों से आगे बढ़े। उनकी आंखें पहले दक्ष पर गईं, फिर शौर्य पर। वे रुके नहीं, सीधे दक्ष के पास पहुंचे और उसके हाथ से कागज छीन लिया। दस्तावेज को एक नजर देखने के बाद उन्होंने उसे मोड़कर अपनी जेब में रख लिया था। तुम अभी भी अपनी चालाकियों से बाज नहीं आए दक्ष। तुम कभी सुधर ही नहीं सकते। ये मेरी गलती थी कि मैंने सोचा था कि तुम सुधर जाओगे। उनकी आवाज में वही पुरानी सख्ती थी जिसे दक्ष कभी भूल नहीं पाया था। दक्ष ने अपनी जुबान को हल्के से अंदर घुमाया और फिर सिर झुकाकर ठंडी हंसी हंसा। तो आखिरकार आप लौट ही आए मिस्टर विक्रम सिंघानिया? शौर्य ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। डैड, आप अचानक यहाँ कैसे? आप तो आज सुबह ही बिजनेस मीटिंग के लिए निकलने वाले थे ना? विक्रम ने बिना शौर्य की ओर देखे कहा, जब घर पर संकट हो तो पिता को लौटना जरूरी हो जाता है। फिर उन्होंने दक्ष को घूरते हुए कहा, तुमने इस घर को हथियाने की जो चाल चली है वह मेरे जीते जी कभी पूरी नहीं होगी दक्ष। दक्ष ने उनकी आंखों में आंखें डाल दी थीं। उसकी मुस्कान हल्की मगर जहरीली थी। आपके जीते जी? उसने सर टेढ़ा किया। डैड, आपको लगता है कि ये खेल इतना आसान होगा? आप शायद भूल चुके हैं कि मैं आप ही का बेटा हूँ। विक्रम ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, तुम भूल रहे हो दक्ष, इस घर की नींव मेरी मेहनत और मेरी शर्तों पर बनी है और मैं तय करूंगा कि इसका भविष्य क्या होगा। हॉल में एक अजीब सा तनाव पसर गया था। शौर्य की मुट्ठियां अब भी भींची हुई थी, मगर अब उसकी नजर दक्ष से ज्यादा अपने पिता पर थी। क्या यह सिर्फ संयोग था कि वे वापस लौटे थे, या वे पहले से सब कुछ जानते थे? दक्ष ने एक धीमी चुपती हुई मुस्कान के साथ कहा, चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। विक्रम सिंघानिया की गूंजती आवाज के बाद हॉल में एक अजीब सी शांति छा गई थी। शौर्य की आंखें अभी भी अपने पिता पर टिकी हुई थी, जबकि दक्ष अपनी जानी पहचानी ठंडी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन माहौल में एक और शख्स था जिसकी खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक थी। नेत्रा जी, जो कब से बस इस तमाशे को देखे ही जा रही थीं। उनकी उंगलियां कसकर माला में जकड़ी हुई थी, मगर उनके चेहरे पर जो शांति थी वह सतह के नीचे दबे हुए ज्वालामुखी का संकेत दे रही थी। उनकी गहरी काली आंखें विक्रम सिंघानिया पर टिकी हुई थीं, जैसे वे उनके शब्दों को तोल रही हों। अच्छा, तो आखिरकार आप लौट ही आए विक्रम? उनकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक ऐसा तेज था जिसने पूरे हॉल में मौजूद लोगों को सतर्क। विक्रम ने पहली बार नेत्रा जी की तरफ देखा, जिनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। मुझे आना ही पड़ा नेत्रा। जब मेरे बेटे के हक पर कोई दूसरा दावा करे तो एक पिता को लौटना जरूरी हो जाता है।
अगर मेरे पास पीहू ने कॉल नहीं किया होता तो शायद मुझे पता भी नहीं होता कि आज मेरे घर में क्या हो रहा है। नेत्रा जी ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखा, मगर उनकी आंखों में एक अलग ही कहानी चल रही थी। बेटे के हक की बात करते हो विक्रम? लेकिन कौन से बेटे की? हॉल में सन्नाटा छा गया था। पीहू ने चौंक कर नेत्रा की ओर देखा, जबकि शौर्य के माथे की नसें तन गई थीं। दक्ष ने एक हल्की हंसी छोड़ी और पीछे हटकर दीवार से टिक कर खड़ा हो गया था। अब बात दिलचस्प हो रही है। नेत्रा जी अब पूरी तरह विक्रम की ओर घूम गई थीं। उनकी आवाज़ में वही पुरानी कसक थी जो बरसों से कहीं दबी हुई थी। जब मैं इस घर में आई थी तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझे अपने पति से ही सवाल पूछना पड़ेगा कि इस घर का असली वारिस कौन है विक्रम। शौर्य की सांसें तेज हो गई थी। नेत्रा जी आप क्या कह रही हैं? नेत्रा जी ने उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में माँ की कोमलता नहीं बल्कि एक रानी की तरह कठोर गरिमा थी। उन्होंने शौर्य की तरफ देखा और शातिर मुस्कान करते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ शौर्य, आज इस घर में जो भी हो रहा है उसकी नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। दक्ष के इस घर को हथियाने की बात से तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उसके पास यह हक आया कैसे? नेत्रा जी की बात सुनकर विक्रम ने अपनी जबान को भींच लिया था। नेत्रा अब इस सबका कोई फायदा नहीं। फायदा? नेत्रा ने एक ठंडी हंसी हंसी। नुकसान तो बरसों पहले हो चुका था विक्रम, जब आपने मुझे छोड़कर अपनी पहली पत्नी से शादी की थी। आपने अपने घर वालों की पसंद से मुझे छोड़कर शौर्य की मां रागनी से शादी की थी। तभी आपने अपना बिजनेस और अपनी प्रॉपर्टी मेरे बेटे दक्ष के नाम की थी। और फिर आपने ही अपने बेटे को उसकी माँ से दूर किया था, जब आपने मेरे बेटे को हमेशा एक सौतेले बेटे की तरह देखा था। शौर्य की आंखें चौड़ी हो गई थी। नेत्रा जी, नेत्रा अब शौर्य के सामने खड़ी थी। हाँ शौर्य, तुम हमेशा इस घर के वारिस रहे, लेकिन अफसोस कभी असली वारिस नहीं बने, क्योंकि ये घर हमेशा से दक्ष का था। ये बिजनेस हमेशा से उसी के नाम होने वाला था। और जो दस्तावेज आज तुम्हें चौंका रहे हैं वह तुम्हारे पिता के ही लिखावट में है। हॉल में जैसे भूचाल आ गया था। शौर्य ने झटके से विक्रम की ओर देखा। डैड, क्या ये सच है? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चुप रहने से ही शौर्य को अपना उत्तर मिल गया था। उसकी आंखों में छलकते दर्द ने उसकी पूरी दुनिया को हिला दिया था। दक्ष अब पूरी तरह से मुस्कुरा रहा था। उसने तालियां बजाई। वाह माँ, आपने तो खेल को और भी मजेदार बना दिया। अब देखता हूँ कि शौर्य इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करता है। शौर्य की सांसें भारी हो गई थी। उसके हाथ अभी मुट्ठी में भींचे हुए थे और उसकी आंखों में छिपा तूफान धीरे धीरे बाहर आने को तैयार था। उसके कानों में अभी भी नेत्रा जी के शब्द गूंज रहे थे, ये घर हमेशा से दक्ष का था शौर्य। वह धीरे धीरे पीछे हटा। उसकी नजरें विक्रम पर थीं, जो अभी अपना सिर झुकाए हुए खड़े थे। तो आप ही ने मेरे साथ ये सब किया है। शौर्य की आवाज में नफरत और दर्द दोनों घुल चुके थे। आपने ही मेरा सब कुछ छीन लिया। विक्रम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, मगर कोई शब्द नहीं निकला। शौर्य, पीहू ने घबराकर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने खुद को झटके से पीछे कर लिया था। वह पूरी तरह से टूट चुका था। अगर यही सच है। शौर्य की आवाज़ अब और भी ठंडी हो चुकी थी। उसने पूरे हॉल में एक नज़र दौड़ाई। तो अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। नेत्रा जी की आंखों में एक पल के लिए हल्की चमक आई थी, मगर वह जल्दी ही अपनी जगह ठंडी उदासी में बदल गई थी। दक्ष के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई थी। समझदारी इसी में है शौर्य, दक्ष ने लापरवाही से कहा। वैसे भी इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। शौर्य ने उसकी ओर देखा, मगर इस बार उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय एक अलग सी सख्ती थी। देखते हैं दक्ष। शौर्य ने सीढ़ियों से उतरकर सिंघानिया मेंशन से बाहर चला गया था। पीहू भी उसके पीछे पीछे दौड़ी। शौर्य सुनो प्लीज, इस गुस्से में कोई गलत फैसला मत लो। शौर्य रुका। उसकी आंखों में नमी थी, मगर वह उसे छुपाने में कामयाब रहा था। गलत फैसला? पीहू, उसने गहरी सांस ली। गलत तो वो था जो इतने सालों से मेरे साथ ये लोग करते आए हैं पीहू। अब यहाँ मुझे एक पल भी नहीं रहना। मेरा दम घुटता है इन लोगों के साथ। पीहू ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि दर्द भी था, एक ऐसा दर्द जिसे सिर्फ वही समझ सकती थी। ठीक है, उसने धीरे से कहा, तो फिर हम कहीं और चलेंगे। तुम? पीहू ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम जहाँ जाओगे मुझे तो तुम्हारे साथ ही जाना है ना शौर्य, और मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। शौर्य का दिल एक पल के लिए पिघल गया था, मगर उसने तुरंत खुद को संभाला। पीहू ने उसका हाथ पकड़ा। तुम चलो मेरे साथ। सुबह का समय था। संगीता जी घर के लिविंग रूम में बैठी हुई थी जब अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने दरवाजा खोला और सामने शौर्य पीहू को खड़ा पाया। माँ, पीहू ने धीमी आवाज में कहा। संगीता जी की आंखों में हल्की चिंता उभर आई थी। उन्होंने तुरंत दरवाजा पूरा खोला। अंदर आओ बच्चों। शौर्य चुपचाप अंदर आ गया था। उसकी चाल में एक भारीपन था, जैसे उसके कंधों पर किसी ने पूरी दुनिया का बोझ डाल दिया था। संगीता जी ने ध्यान से उसकी हालत देखी और फिर पीहू की ओर मुड़ी। क्या हुआ? पीहू ने संक्षेप में सब कुछ बताया। संगीता जी की आंखें धीरे धीरे गंभीर होती चली गई थीं। उन्होंने शौर्य की ओर देखा और कहा, बेटा तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। यह घर तुम्हारा भी तो है। शौर्य ने सिर हिलाया, मगर कुछ नहीं कहा। वह बस वहीं सोफे पर बैठ गया था और अपनी आंखें बंद कर ली थीं। अब क्या करने वाले हो शौर्य? पीहू ने धीरे से पूछा। शौर्य ने अपनी आंखें खोली। उनमें अब भी गुस्सा था, मगर इस बार वह एक अलग ही इरादे के साथ झलक रहा था। अब उसने धीरे से कहा, अब मैं अपना हक वापस लेकर रहूंगा। शौर्य अभी सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें कहीं शून्य में गड़ी हुई थी। पीहू चुपचाप उसके पास बैठी हुई थी, मगर वह जानती थी कि शौर्य इस समय किसी से भी बात करने के मूड में नहीं है। संगीता जी चाय का कप लेकर आई और उसे शौर्य की ओर बढ़ाया। बेटा चाय पी लो, कुछ तो खा लो। सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने? शौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। पीहू ने उसकी ओर देखा और धीरे से चाय का कप पकड़ाया। प्लीज शौर्य, खुद को इतना तकलीफ मत दो।
मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। शौर्य ने एक नज़र उस पर डाली, फिर कप लेकर हल्का सा घूंट भरा, मगर उसकी आंखों में वही बेचैनी थी। पीहू ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे समझाया, सब कुछ अच्छा होगा, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे शौर्य। अगली सुबह सुबह ही संगीता जी ने नाश्ता तैयार कर दिया था, मगर शौर्य की प्लेट अभी भरी हुई पड़ी थी। शौर्य, ऐसा मत करो, तुम जितना खुद को तकलीफ दोगे उतना ही दक्ष को खुशी मिलेगी, पीहू ने गहरी सांस लेते हुए कहा। शौर्य ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। तो फिर क्या करूं पीहू, उसकी आवाज़ में थकान थी। मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी थी, जिससे मैं अपना परिवार समझता था, उसने ही मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया। पीहू ने उसका हाथ पकड़ा। पर मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना शौर्य। शौर्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी, मगर वह उतनी ही जल्दी गायब हो गई थी। मगर ये काफी नहीं पीहू, मुझे खुद को साबित करना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तुम कर सकते हो शौर्य। शौर्य ने फैसला कर लिया था कि वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा, मगर यह आसान नहीं था। पहले उसने अपने कुछ पुराने बिजनेस कॉन्टैक्ट से बात की, मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि वह सिंघानिया एम्पायर का हिस्सा नहीं रहा, सभी ने उससे दूरी बना ली थी। वे एक एक करके कई जगह इंटरव्यू देने गया, मगर कहीं से भी उसकी पहचान से हटकर नहीं देखा गया। सिंघानिया ग्रुप से निकाले गए हो, तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं है शौर्य। हमारे पास अभी कोई वैकेंसी नहीं, हर जगह से उसे सिर्फ रिजेक्शन ही मिल रहा था। शाम को वह बेहद थका हारा घर लौटा। संगीता जी और पीहू ने उसकी हालत देखी तो समझ गई थी कि आज का दिन भी उसके लिए कठिन रहा। कुछ मिला? पीहू ने धीरे से पूछा। शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। नहीं। पीहू ने गहरी सांस ली। तुम ज्यादा परेशान मत होना शौर्य, हम मिलकर कुछ कर लेंगे, हमें हार नहीं माननी। शौर्य ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। हाँ, अब मैं हार नहीं मानूंगा, उसने खुद से वादा किया। अगले कुछ दिनों में उसने अपने पुराने स्किल्स पर काम करना शुरू किया। उसने छोटी बड़ी जगहों पर जाकर काम तलाशा और धीरे धीरे उसने अपने दम पर एक नया सफर शुरू किया। पीहू हर कदम पर उसके साथ थी, कभी उसे मोटिवेट करते हुए, कभी उसका हौसला बढ़ाते हुए और कभी कभी उसकी गलतियों को सुधारते हुए। और शौर्य के संघर्ष में रोहित भी उसका पूरा पूरा साथ दे रहा था। शौर्य ने एक छोटा स्टार्टअप शुरू करने का सोचा, मगर इसके लिए फंडिंग की जरूरत थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ शौर्य, पीहू ने कहा। नहीं पीहू, शौर्य ने सिर हिलाया, मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता, मैं खुद से ही लड़ाई जीतूंगा। पीहू को उसकी ये बात अच्छी लगी, मगर वह जानती थी कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। दूसरी ओर दक्ष को जब ये पता चला कि शौर्य अपने दम पर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उसके रास्ते में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए थे। शौर्य अगर दोबारा खड़ा हो गया तो मेरी जीत अधूरी रह जाएगी, दक्ष ने ठंडी आवाज में कहा। उसने शौर्य के हर नए कॉन्टैक्ट को खरीद लिया था, हर नए मौके को बंद करवा दिया था, ताकि शौर्य दोबारा ऊपर न उठ सके। शौर्य को हर कदम पर चुनौतियां मिल रही थी। उसने अपने छोटे से स्टार्टअप के लिए फंडिंग की तलाश शुरू की, लेकिन हर जगह दरवाजे बंद मिल रहे थे। हमारा बजट अभी किसी नए इन्वेस्टमेंट की इजाजत नहीं देता। सॉरी, लेकिन बिना किसी गारंटी के हम आपको प्रोजेक्ट को फंड नहीं कर सकते। हर जगह से उसे बस यही सुनने को मिल रहा था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। पीहू उसकी ताकत बनी हुई थी। वह दिन रात उसके साथ उसके बिजनेस प्लान पर काम करती, उसकी गलतियां सुधारती और उसे नई नई स्ट्रेटेजीज सुझाती। दूसरी ओर दक्ष को यह रास नहीं आ रहा था कि शौर्य इतनी मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मान रहा। शौर्य, तुम जितना भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें फिर से गिराने के लिए तैयार हूँ, दक्ष ने अपने ऑफिस में बैठे हुए एक केवल मुस्कान के साथ कहा। उसने शौर्य की कंपनी के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थी। क्या तुम्हें पता है, शौर्य के पास कोई असली बैकअप नहीं है, उसके प्रोजेक्ट्स में रिस्क बहुत ज्यादा है, उसका प्रोजेक्ट कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे शौर्य को मिलने वाले संभावित इन्वेस्टर्स भी पीछे हटने लगे थे। जब उसे इस बात का पता चला तो उसकी मुट्ठियां गुस्से से भिज गई थी। दक्ष, तुम मुझे गिराने के लिए किस हद तक जाओगे? लेकिन इस बार शौर्य कमजोर नहीं पड़ा था। उसने तय कर लिया था कि वह दक्ष की चालों का सामना करेगा। शौर्य ने अपने पुराने कॉलेज प्रोफेसर से संपर्क किया, जिन्होंने उसे छोटे इन्वेस्टर से मिलाया। मैं जानता हूँ कि तुम में टैलेंट है शौर्य, लेकिन मुझे प्रूफ चाहिए कि तुम ये कर सकते हो। शौर्य ने अपनी मेहनत लगा दी थी। दिन रात काम करके उसने एक छोटे पैमाने पर अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एक नई टेक्नोलॉजी सर्विस जो छोटे व्यापारियों की मदद कर सकती थी। धीरे धीरे लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। सोशल मीडिया पर उसका काम वायरल होने लगा और क्लाइंट्स खुद ब खुद उसके पास आने लगे थे। दक्ष को जब यह खबर मिली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया था। नामुमकिन, शौर्य फिर से खड़ा कैसे हो सकता है? उसने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। मुझे शौर्य के हर नए कदम की खबर चाहिए, मैं उसे किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दूंगा। लेकिन इस बार शौर्य के पास भी एक बैकअप प्लान था। वहीं दूसरी तरफ नेत्रा जी और विक्रम सिंघानिया अब भी चिंता में थे। अगर शौर्य वापस आ गया तो मेरी पूरी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। नेत्रा जी ने दक्ष से कहा। दक्ष, तुम्हें संभालना होगा, तुम जरूरत से ज्यादा लापरवाह हो रहे हो। बड़ी मुश्किल से शौर्य को इस घर से और विक्रम की जिंदगी से निकाला है मैंने। अगर शौर्य का कमबैक मजबूत हुआ तो वो हमसे सब कुछ छीन लेगा। दक्ष ने गहरी सांस ली। मुझे उससे बात करनी होगी। शौर्य अब और सतर्क हो गया था। उसने अपनी टीम बनाई, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए तरीके खोजे, और हर बार जब दक्ष उसे गिराने की कोशिश करता तो वह उससे एक कदम आगे निकल जाता। पीहू उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी हुई थी। हम ये लड़ाई जीतेंगे शौर्य। शौर्य ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, तुम जो मेरे साथ हो। शौर्य की मेहनत रंगराने लगी थी। उसके स्टार्टअप को फंडिंग मिल गई थी और धीरे धीरे उसकी कंपनी को मार्केट में पहचान मिलने लगी थी। उसके प्रोजेक्ट्स की चर्चा बड़े बिजनेस मैगजीन में होने लगी थी और कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी उसमें दिलचस्पी दिखाने लगे थे। सर, हमें 3 नए क्लाइंट से डील मिली है। शौर्य सर, आपकी कंपनी के बारे में बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है। शौर्य ये सब सुना, लेकिन उसकी खुशी तब अधूरी लग रही थी जब उसने अपने पीछे देखा कि पीहू वहाँ नहीं थी। पीहू अब अक्सर घर पर ही रहा करती थी। पिछले कुछ दिनों से पीहू की अजीब तरह से थकी हुई लग रही थी। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे और हल्की सी भी भागदौड़ करने से उसकी सांसें फूल जाती थी। शौर्य, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान है। वह हर बार उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन शौर्य को यह ठीक नहीं लग रहा था। एक दिन जब वह अपने ऑफिस में था तभी संगीता जी का फोन आया। शौर्य, पीहू की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, वह बेहोश हो गई है। ये सुनते ही शौर्य के हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसने बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी निकाली और सीधे घर की ओर भागा। जैसे ही वह पहुंचा उसने देखा कि पीहू बेहोश पड़ी हुई थी।
और संगीता जी घबराई हुई थी। पीहू ओपन योर आइज। शौर्य ने उसके गाल थपथपाए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने बिना वक्त गवाए उसे अपनी बाहों में उठाया और सीधे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा था। डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी में ले लिया था और शौर्य बाहर बेताबी से इंतजार करने लगा था। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ भी हो जाए, पीहू को कुछ नहीं होना चाहिए। पीहू को एडमिट किए आधा घंटा हो गया था। आधे घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आए और शौर्य की ओर देखा। शौर्य जी, घबराने की जरूरत नहीं, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर शौर्य की जान में जान आ गई थी। उसने राहत की सांस ली और तुरंत पूछा, आखिर उसे हुआ क्या था? वो इतनी बीमार कैसे हो गई है? डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराए। वह प्रेग्नेंट है मिस्टर शौर्य। शौर्य की आंखें चौड़ी हो गई थी। क्या? डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, वह मां बनने वाली हैं और यही कारण है कि उन्हें इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी। शौर्य कुछ देर तक तो बिल्कुल चुप रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी में यह पल भी आया था। फिर धीरे से उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में नम हो गई थी। वह जल्दी से अंदर की ओर भागा और देखा कि पीहू बेड पर लेटी हुई थी। वह अभी भी थोड़ी कमज़ोर लग रही थी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। पीहू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पीहू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे खुद नहीं पता था शौर्य। शौर्य ने उसकी हथेली को कसकर पकड़ा और अपनी आंखों से बहते हुए आंसू पोंछने लगा। तुमने मुझे इतना डरा दिया था पीहू, मैं तुम्हें खोने के ख्याल से भी डर गया था। पीहू ने उसका हाथ अपने पेट पर रखा। अब हमें और भी संभल कर रहना होगा शौर्य। हमारी ज़िंदगी में अब कोई और भी आ रहा है। शौर्य ने पीहू के माथे पर हल्का सा किस किया और उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है पीहू। पीहू के प्रेग्नेंट होने की खबर जैसे ही मीडिया में आई, दक्ष को ये अपनी हार की तरह लगा। उसने अब आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेला, शौर्य के बिजनेस को बर्बाद करने की साजिश। एक सुबह जब शौर्य अपने ऑफिस पहुंचा तो वहाँ पहले से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पुलिस मौजूद थी। शौर्य सिंघानिया, आपके खिलाफ टैक्स फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। शौर्य को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन जब उसने अपनी कंपनी के अकाउंट चेक किए तो उसे महसूस हुआ कि कोई अंदर से ही उसे धोखा दे रहा था। दक्ष, उसने गुस्से से अपना फोन उठाया और दक्ष को कॉल किया। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो दक्ष? दूसरी तरफ से दक्ष की ठंडी हंसी गूंजी। कैसा लगा मेरा तोहफा भाई? और इतना कहकर उसने कॉल काट दिया था। शौर्य ने भी हार नहीं मानी थी। उसने अपनी टीम को साथ लेकर इस फर्जीवाड़े का सच बाहर लाने की ठानी। विक्रम सिंघानिया, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहे थे, उन्होंने भी महसूस किया कि उनका असली उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। उन्होंने शौर्य को गुप्त दस्तावेज दिए जिसमें यह साबित होता था कि दक्ष ने न केवल कंपनी में घोटाले किए हैं बल्कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्रॉपर्टी पर भी कब्जा किया है। नेत्रा जी, जो हमेशा दक्ष के पक्ष में थी, पहली बार असमंजस में पड़ गई थी। दक्ष, क्या ये सच है? उन्होंने कांपते हुए पूछा। दक्ष ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, मैंने ही ये सब किया है, क्योंकि शौर्य को सब कुछ मिलते देखकर मैं और सहन नहीं कर सकता था। लेकिन अफसोस, वो हमेशा मुझसे जीत जाता है, पता नहीं क्यों। नेत्रा जी की आंखों में पछतावा आ गया था। मैंने अपना पूरा जीवन एक ऐसे बेटे को मजबूत बनाने में लगा दिया जो खुद को साबित करने के लिए गलत रास्ते पर चला गया। शौर्य ने दक्ष को खुलेआम चुनौती दी। तुमने जो भी किया है, अब उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ दक्ष। शौर्य ने मीडिया और पुलिस के सामने सबूत रख दिए थे। दक्ष के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी सामने आए थे और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन दक्ष की आंखों में अब भी वही शातिर मुस्कान और इविल इरादे साफ झलक रहे थे। नेत्रा जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने हमेशा गलत इंसान का साथ दिया, उन्होंने भारी मन से कहा और खुद को कमरे में बंद कर लिया। अब शौर्य को उसकी कंपनी वापस मिल चुकी थी और उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को सबसे खूबसूरत पल पीहू के साथ बिताएगा। विक्रम सिंघानिया ने उसे वापस सिंघानिया में से चलने के लिए कहा, लेकिन शौर्य ने इनकार कर दिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी पीहू के साथ गुजारना चाहता हूँ। सिंघानिया एम्पायर आप दक्ष को ही दीजिएगा, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। कुछ महीनों बाद अस्पताल के अंदर शौर्य दौड़ता हुआ आया और डॉक्टर से पूछा, क्या सब ठीक है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो मिस्टर शौर्य, आपकी पत्नी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। शौर्य के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए थे। उसने अंदर जाकर पीहू का देखा, जो बेड पर लेटी मुस्कुरा रही थी। उसके पास एक नन्हा सा बच्चा था। शौर्य ने धीरे से बच्चे को अपनी बाहों में लिया और फुसफुसाया, अब कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता मेरे बेटे। पीहू ने उसकी आंखों में प्यार से देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, तुमने अपनी हर जंग जीत ली है शौर्य। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद शौर्य और पीहू अपने नए घर की ओर बढ़ रहे थे। यह घर शौर्य ने खास तौर पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बनवाया था। एक ऐसी जगह जहाँ कोई साजिश, ना कोई धोखा, ना ही कोई कड़वी यादें हों। पीहू अपने बेटे को गोद में लिए कार में बैठी हुई थी, जबकि शौर्य बार बार उसे देख रहा था, मानो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि उसके पास उसकी पूरी दुनिया मौजूद है। वह बार बार अपने बेटे और पीहू को देखे ही जा रहा था। क्या सोच रहे हो? पीहू ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। शौर्य ने एक लंबी सांस ली और कहा, नाम सोच रहा हूँ, हमारे बेटे का नाम क्या होना चाहिए? पीहू ने प्यार से अपने बेटे की नन्ही उंगलियां सहलाई और कहा, तुम जो भी नाम रखोगे मुझे पसंद होगा शौर्य। शौर्य कुछ पल सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। अरविंद शौर्य सिंघानिया, कैसा लगा? पीहू ने मुस्कुराते हुए दोहराया, अरविंद, कितना खूबसूरत नाम है। कार एक खूबसूरत बंगले के सामने आकर रुक चुकी थी। यह जगह शौर्य ने पीहू के लिए खास तौर पर चुनी थी। चारों ओर हरियाली, शांति और खुली हवा, जहाँ उनका बेटा खुलकर सांस ले सके, जहाँ वह बिना किसी डर के अपनी ज़िंदगी जी सकें। शौर्य ने कार से उतरकर पीहू के लिए दरवाज़ा खोला और उसका हाथ थाम लिया। स्वागत है मिसेस शौर्य हमारे नए घर में।
यह सब देखकर पीहू की आंखें भर आई थीं। तुमने मेरे लिए ये सब किया? शौर्य ने उसके माथे पर हल्का सा चूमा और कहा, हमारे लिए पीहू, हमारी फैमिली के लिए। जैसे ही वे घर के अंदर दाखिल हुए, वहाँ पहले से ही एक छोटा सा पूजा घर सजाया गया था। संगीता जी पहले से ही वहाँ मौजूद थीं, जो अपनी बेटी और दामाद को देखकर बहुत खुश हो चुकी थीं। और पीहू को इस तरह अपने बेटे के साथ देखकर वह थोड़ी भावुक भी हो गई थीं। अब मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी, बस यही दुआ है। उन्होंने पीहू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। शौर्य ने अपने बेटे को गोद में लिया और उसे ऊपर उठाकर कहा, देखो बेटा, ये हमारा घर है, जहाँ सिर्फ प्यार और खुशियाँ रहेंगी। पीहू ने हल्की हंसी के साथ कहा, और जहाँ हमारी हर सुबह तुम्हारे इस ओवर प्रोटेक्टिव नेचर के साथ शुरू होगी, है ना? शौर्य ने पीहू की नाक से लाते हुए मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब ये मेरी पूरी दुनिया है और मैं इसे किसी भी हाल में टूटने नहीं दूंगा। सूरज ढल रहा था और नए घर की खिड़कियों से सुनहरी धूप अंदर आ रही थी। शौर्य पीहू और उसके बेटे अरविंद के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका था, एक जिंदगी जहाँ सिर्फ प्यार और खुशियाँ और शांति थी। दोस्तों, इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप इस कहानी के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।